Hello everyone, this is me Anil Dakad and I have secured rank 5 in MPPSC Forest 2017. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने MPPSC फॉरेस्ट 2020 प्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस किया था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी अनाउंस किया था कि MPPSC फॉरेस्ट मेंस 2020 की लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सो दिस इज़ वीडियो लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पर होगा। इसमें मेंस में एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सिंगल ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें MP प्लस नेशनल और इंटरनेशनल GS होगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस होगा। अब यहाँ पे देखिए पार्ट ए का जो टोटल मार्क्स है वो 150 है और उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और पार्ट बी जो है उसका 300 मार्क्स का टोटल है और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 100 आएंगे। तो इन ऑल टोटल उस पूरे पेपर में 150 क्वेश्चंस होंगे और उसका जो टोटल होगा वो 450 मार्क्स का होगा। और वो स्टूडेंट्स जो मेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे उनका इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, टोटल होगा 500 का। इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 3 आवर्स का रहने वाला है। और MPPSC ने इस बार सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में की है, जो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। MPPSC के अपने किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग MPPSC नहीं रखी थी। ये पहली बार होगा जब MPPSC कोई अपने एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रखने जा रहा है और वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी इसमें। तो गाइस आपको एक बात बता दूं कि अब जो कंसेप्ट्स हैं आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, तुक्का लगाने का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि काफ़ी 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफ़ी बड़ी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती तो गैस करने में आसान रहता है, गैस हो जाता है तो हम उसे लगा सकते हैं। लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग में नेगेटिव जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी होगी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो वो कंसेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपसे गलतियां भी ज़्यादा होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पार्ट है फॉरेस्ट्री और जनरल साइंस, इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। उसमें से 8 नंबर की जो यूनिट है वो बायोलॉजी है और बायोलॉजी में जो एक टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशंस पढ़नी है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स पढ़ने हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें कवर अप करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन से, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसमें हम एक एक चीज़ सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की टर्मिनोलॉजी को। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझना है तो उसकी टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो टर्मिनोलॉजी को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंसेप्ट्स हैं वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये बाहर का जो पार्ट है इसे हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं एंड दिस इज़ फॉर इनटेक ऑफ एयर, ये सांस अंदर लेने के लिए होता है। सेकंड वन इज़ नेजल चैम्बर। यहाँ पर देखिए डायग्राम में फिर से ये वाला जो पार्ट है इसे हम नेजल चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पर लाइनिंग्स होती हैं। लाइनिंग्स किस चीज़ की होती हैं? दो चीज़, हेयर और म्यूकस। तो जो हेयर होते हैं यहाँ पे बहुत टाइनी हेयर्स होते हैं, इनको हम सिलिया बोलते हैं। आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो टाइनी हेयर्स नेजल चैम्बर में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। सो आंसर विल बी सिलिया। सेकेंड वन इज म्यूकस। म्यूकस यहाँ पे क्या करता है, उस चीज़ को मॉइस्ट करता है, इस पूरे अंदर के जो लाइनिंग होता है उसको मॉइस्ट रखता है। प्लस ये जो म्यूकस होता है उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। इस म्यूकस में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उन माइक्रोब्स को एक किल कर देता है और जो माइक्रोब्स होते हैं उस वजह से वो अंदर नहीं जा पाते हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो टाइनी हेयर्स के बारे में मैंने बात की थी, वो डस्ट पार्टिकल को और डर्ट पार्टिकल होते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, धूल के कण भी होते हैं।
तो ये जो हेयर्स होते हैं जिन्हें हम सिलिया कहते हैं, वो उन डस्ट पार्टिकल्स को अपने आप से चिपका लेते हैं, तो वो इसी चैम्बर में रुक जाते हैं और अंदर तक नहीं जा पाते हैं। तो अंदर जो हमारे लंग्स तक एयर पहुंचती है वो ऑलमोस्ट क्लीन एयर पहुंचती है, राइट। नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है इसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये नेजल जो पैसेज है और यहाँ पर जो माउथ पैसेज है दोनों जाके यहाँ मिल रहे हैं। सो दिस इज द कॉमन पैसेज वे। ये कॉमन पैसेज वे होता है बोथ एयर एंड फूड के लिए। नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स यहाँ पर होता है, इसके जस्ट नीचे जो फेरिंग्स है उसके जस्ट नीचे थोड़ी सी दूर पे लैरिंग्स होता है। उसे हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है, वॉइस क्रिएट करता है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन में मदद करता है। लेकिन दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो साउंड प्रोडक्शन होता है उसमें दो चीज़ें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है कि एक वॉइस प्रोड्यूस करना या साउंड प्रोड्यूस करना, और दूसरी चीज़ होती है कि उसको बोलना, उसको स्पीच में कन्वर्ट करना। तो दो डिफरेंट चीज़ें हो गई, पहली वन वॉइस और दूसरी स्पीच। अब वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स जो होता है वो लैरिंग्स होता है, लेकिन स्पीच का काम जो है वो आपकी टंग करती है, राइट। आपको ये याद करना होगा। नेक्स्ट वन इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर that covers the glottis and prevents the entry of food into the windpipe, right। यहाँ पर देखिए ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ये यहाँ पर होता है लैरिंग्स के नीचे। ये क्या करता है, ये जो विंड पाइप होता है उसे कवर कर लेता है। एपी माने होता है अपॉन और ग्लोटिस मीन्स होता है ग्लोटिस के ऊपर, राइट। तो वो एपिग्लोटिस को कवर कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि जो फूड है वो विंड पाइप में नहीं जाता है। कभी कभी हम जब खाना खा रहे होते हैं तो लाइक कुछ बातें कर रहे होती हैं इधर उधर, और तो हमारा जो कंसंट्रेशन रहता है वो खाना खाने पर ना होकर बाकी अन्य चीज़ों पर होता है। तो देखा होगा कि कभी कभी जो फूड पार्टिकल है वो गलती से हमारे विंड पाइप में चला जाता है, तो हमें तुरंत ही खांसी आ जाती है। और वो तब तक आती रहती है कि जब तक वो फूड पार्टिकल है या जो पार्टिकल अंदर गया है वो विंड पाइप से बाहर ना निकल जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया एक लॉन्ग ट्यूब होती है पासिंग थ्रू द मिड थोरेसिक कैविटी। अब मिड थोरेसिक कैविटी क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये अपर पार्ट कहलाता है, राइट। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो इतना पार्ट है यहाँ तक, इसे बोलते हैं हम थोरेसिक कैविटी। और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर जो स्टोमक वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पर देखिए ये पासिंग थ्रू मिड थोरेसिक कैविटी, ये बीच में से जा रहा है मिड थोरेसिक कैविटी, इसीलिए ट्रेकिया इज द लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थोरेसिक कैविटी। ब्रोंकाई, या अब यहाँ पर जो ट्रेकिया है वो दो अलग अलग राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बता दूँ कि ये जो डायग्राम्स होते हैं वो हमारे मिरर इमेजेस होते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो इसका राइट पार्ट होगा, तो इसका राइट किधर होगा, ये इधर इसका राइट होगा, और ये वाला पार्ट है वो इसका लेफ्ट होगा, राइट। तो ये मिरर इमेजेस होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो इसकी वजह से कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ब्रोंकाई यहाँ पर देखिए ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट। ब्रोंक्यूल्स, अब यहाँ पे जो ब्रोंकाई हैं वो फर्दर और आगे जाके वो डिवाइडेड रहते हैं, ऐसे डिवाइडेड रहते हैं, राइट। तो वो 3 बार फर्दर डिवाइडेड होते हैं। जब वो पहली बार डिवाइड होता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल। जब दूसरी बार डिवाइड होता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, और जब वो तीसरी बार डिवाइड होता है तो उसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंक्यूल। और लास्ट वाले टर्शरी ब्रोंक्यूल को हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल भी कह सकते हैं। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है वो लास्ट में एक ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में जाके ओपन अप हो जाता है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एल्वुलाई। द ब्रोंक्यूल्स एंड्स अप इनटू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द एल्वुलाई। एल्वुलाई इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच वन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो आपको एल्वुलाई आंसर लगाना होगा। पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरा। ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये कौन सी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ये पूछा जा सकता है। सो दिस वन इज नोन एज प्लूरा मेम्ब्रेन और प्लूरल मेम्ब्रेन।
अभी डबल लेड मेम्ब्रेन है, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जिससे कि हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो इंजर्ड ना हो जाए। तो गाइस टर्मिनोलॉजी हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन होता है जिसमें हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं एंड दैट इन्वॉल्व ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें दो प्रोसेसेस पढ़नी होगी, ब्रीदिंग और सेकंड वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो रेस्पिरेशन होता है इससे हमें एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर मैंने क्या कुछ पार्ट्स बता दिए कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो आप यहाँ पर देखिए, नोज एंड नेजल कैविटी दिया हुआ है, थ्रोट जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, विंड पाइप, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, कैपिलरीज, माउथ, वॉइस बॉक्स, डायफ्राम, ब्रोंकियल ट्यूब्स और एल्वुलाई और एयर सैक्स, राइट। अब कैपिलरी यहाँ पर देखिए, कैपिलरी जो होती हैं वो स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर मैंने बताया था कि जो ब्रोंकाई ट्रैकिया यहाँ पर है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर राइट ब्रोंकाई और यहाँ पर है लेफ्ट ब्रोंकाई, और ये फर्दर डिवाइड होती जाती है प्राइमरी ब्रोंक्यूल में, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में एंड टर्शियरी ब्रोंकाई में, और लास्ट में ये होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है। एंड इट गिव्स राइज टू वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड। यहाँ पे एल्वुलाई की बात हो रही है, विच हैज सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। एल्वुलाई का थिन वॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अक्रॉस ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो इसी के अक्रॉस होता है, तो इसे थिन वॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और वेस्कुलराइज्ड उस ऑर्गन को बोलते हैं जहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो, जहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है उसे हम बोलते हैं वेस्कुलराइज्ड। नाउ यहाँ पर देखिए, जो राइट पार्ट होता है हमारा वो 3 लोब्ड होता है, उसमें 3 लोब होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच पार्ट और विच लंग हैज़ द 3 लोब, सो राइट लंग में होता है, और लेफ्ट जो होता है उसमें 2 होते हैं, 2 लोब्ड होते स्ट्रक्चर होता है। वाला जो होता है वो थोड़ा छोटा भी होता है क्योंकि इसको स्पेस एकोमोडेट करना होता है हमारे हार्ट के लिए। जो रेड कलर है वो दिखा रहा है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड कलर है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू कलर है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स उसमें अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड है उसमें। अब यहाँ पर एक जनरल कंसेप्ट जो होता है मैं बता देता हूँ आर्टरी और वेन्स का। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं और ऑर्गन्स की तरफ लेके जाती हैं, और वेन्स वो होती है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। तो हमने एक जनरल कंसेप्ट पढ़ रखा होता है कि सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि सभी वेन्स जो होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर आप देखिए, ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ये वाली रेड कलर वाली। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि सभी वेन्स में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर इस वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो एक एक्सेप्शन है, सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, राइट। ये आपको याद करना होगा कि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि मैंने बताया था कि सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी, ये वाला, ये ब्लू कलर वाला, ये पल्मोनरी आर्टरी, इसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। जबकि सभी आर्टरीज में कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग जोन होता है और रेस्पिरेटरी जोन होता है। कंडक्टिंग जोन में जो एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है जहाँ तक पहुँचती है उसको इंक्लूड करते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होगा यहाँ पे हम कंडक्टिंग जोन को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो रेस्पिरेटरी जोन में देखिए, इज फाउंड डीप इनसाइड द लंग्स एंड इज मेड अप ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई। यहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए ये रेस्पिरेटरी जोन माना जाएगा। थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स अलाउ इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड टू डिफ्यूज इनटू द लंग कैपिलरीज इन एक्सचेंज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन यहाँ पर अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर उसके बदले में बाहर जा रही है, राइट। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 प्रोसेसेस होती हैं,
फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग एंड सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन, राइट। इनहेलेशन मीन्स होता है सांस लेना और एक्सहेलेशन मीन्स होता है सांस छोड़ना। अब इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है आइए वो देखते हैं। ये डिपेंड करता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न पे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन या प्रेशर जिस साइड हाई है तो वहाँ से उसकी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डिस्पर्स्ड है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है, राइट। और यहाँ पर एक कम एरिया में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो ये हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, राइट। इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है हमें। तो फर्स्ट वाला देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इंस्पिरेशन में ये वाला जो पार्ट है डायफ्राम। डायफ्राम एक मसल होती है जो नीचे से थोरेसिक कैविटी को सपोर्ट करती है। ये नॉर्मली डोम शेप होती है। अब लेकिन जब ये कांटेक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो ये फ्लैट शेप हो जाती है। जब फ्लैट शेप होगी तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, स्पेस क्रिएट होगा। ये ऐसे आ जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर ये स्पेस क्रिएट होगा, राइट। और यहाँ पर जो रिब्स और स्टर्नम होती हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ह्यूमन में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स में से 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, उन्हें हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। 3 पेयर ऑफ रिब्स बोलते हैं, उन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और 2 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स या गोरिल्ला रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग या गोरिल्ला रिब्स बोलते हैं, राइट। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं और एक स्टर्नम बीच में एक हड्डी होती है। 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, इनको जोड़ती है। अब जो रिब्स और स्टर्नम होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं और ऊपर उठती हैं, तो यहाँ पर भी स्पेस क्रिएट होता है। अब यहाँ पर देखिए, नॉर्मली जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और वो एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये मरकरी का सिंबल है Hg। ये 760 ऑफ Hg होता है, राइट। ये इस कंसेप्ट को हमें पकड़ के चलना है। अभी देखिए, यहाँ पर डायफ्राम नीचे कांटेक्ट हुआ है और रिब्स और स्टेनम ऊपर गई हैं, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ है। तो नॉर्मल सिचुएशंस में जितना बाहर प्रेशर होता है 760 Hg, अंदर भी उतना ही होता है नॉर्मल सिचुएशंस में, राइट। लेकिन जब एक कांटेक्ट हो गई है और रिब्स और स्टेनम बाहर चले गए तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट होता है। अब स्पेस क्रिएट होगा, ज़्यादा जगह क्रिएट होगी तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, वो कम हो जाएगा और वो हो जाता है 758 ऑफ Hg। तो आप देखिए, बाहर कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर है 760, अंदर कितना है 758। तो ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर की तरफ से एयर कहाँ इनहेल होगी, अंदर की तरफ मूव इन करेगी। एयर अंदर की तरफ मूव इन करेगी, राइट। तो ये होता है इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन में इसका अपोजिट होता है, या एक्सहेलेशन होता है तो ये डायफ्राम रिलैक्स होता है तो अंदर की तरफ आता है, वो फिर से डोम शेप हो जाता है और यहाँ पर जो रिब्स और स्टेर्नम है वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं, अंदर की तरफ और नीचे की तरफ आती हैं। तो वो एरिया, ये वाला जो एरिया है वो क्या होता है, ये वाला एरिया कम हो जाता है। अब यहाँ पे एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा अंदर, वो बढ़ जाएगा, 762 ऑफ Hg हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे सांस ले चुकी थी तो यहाँ पे 758 था, लेकिन जब सांस अंदर आ चुकी थी तो बाहर और अंदर का इक्वल हो गया होगा, 760 हो गया होगा। तो बाहर का क्या है, वो फिक्स है, 760 ऑफ Hg बाहर का फिक्स है। तो अंदर 762 हो गया। अब यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, तो एयर कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगी, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी, 762 से 760 ऑफ Hg। इनहेलेशन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। ड्यूरिंग इनहेलेशन डोम शेप डायफ्राम बिकम्स फ्लैट ड्यू टू कंट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये नया टर्म आया हुआ है। कोस्टल्स मीन्स होता है रिब्स। तो इन रिब्स को आपस में पोजीशन में बनाए रखने के लिए एक मसल्स की ज़रूरत होती है जो इनको अपनी पोजीशन में बनाए रखती हैं। तो वो दोनों साइड होती हैं, रिब्स के अंदर की साइड भी होती हैं, रिब्स के बाहर की साइड भी होती हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सो रिब्स गोज आउटवर्ड एंड अपवर्ड। द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। जब थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। So by diffusion, atmospheric air automatically moves into the or goes into the lungs.
यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यही कंसेप्ट का यहाँ फॉलो हुआ है दो चीज़ों का, कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और सेकंड वन इज़ लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। इन दो कंसेप्ट्स को समझ के जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज एक्सेलेशन। ड्यूरिंग एक्सेलेशन फ्लैट शेप डायफ्राम becomes a dome shape due to relaxation in intercostal muscles and external intercostal muscles. Ribs goes inward and downward। और जब ऐसा होगा कि वो इनवर्ड आएंगी और डाउनवर्ड होंगी और जो डायफ्राम है वो फिर से डोम शेप हो जाएगा। तो डायफ्राम के डोम शेप होने की वजह से और रिब्स के अंदर आने की वजह से यहाँ पर जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जो एल्वुलर एयर है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट ब्रीदिंग कवर हो चुका है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है और उससे एनर्जी रिलीज जब होती है तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए, एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लस वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है, राइट। ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है वो सेल्स के अंदर हो रही है, दैट वाई दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, तो वाटर वो सेल्स के अंदर ही यूज अप कर लिया जाता है। एनर्जी हमारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। ब्लड में तीन फॉर्म में रहती है, पहला डिसॉल्व प्लाज्मा। अब डिसॉल्व प्लाज्मा क्या है, ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा सेल्स होती हैं जिन्हें हम कॉर्पसल्स बोलते हैं, राइट, जिन्हें हम कॉर्पसल्स बोलते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है एंड दैट इज नोन एज डिसॉल्व प्लाज्मा। सेकेंड जो होती है वो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होती है। तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिला के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और तीसरा जो होता है वो SCO3 यानी कि वाई कार्बोनेट आयंस जो होते हैं उस फॉर्म में रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में तीन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, फर्स्ट वन इज डिसॉल्व प्लाज्मा, सेकंड वन इज बाइकार्बोनेट आयन एंड थर्ड वन इज कार्बोनिक एसिड। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी जलना स्टार्ट कर देता है। सो उस समय क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। वो लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन से ही हमें मसल्स में क्या होता है, दर्द होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। हैवी एक्सरसाइज लाइक रनिंग, स्विमिंग और जिम एक्सरसाइज जो भी होती हैं, तो उस समय लैक्टिक एसिड बनता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। लेकिन जब हम थोड़ी देर आराम कर ले तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और जो पेन होता है वो रिलीज हो जाता है। स्लाइड में रेस्पिरेशन में कितने स्टेप फॉलो होते हैं वो इसमें बताया हुआ है। सबसे पहले ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो अंदर इनहेल की जाती है और CO2 जो रिच एल्वुलर एयर जो होती है उसमें बाहर निकाल दी जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो एल्वुलर एयर होती है उसमें किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है क्योंकि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में है ऑक्सीजन और यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन में, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। और क्योंकि ये फ्रेश एयर है, राइट, ये फ्रेश एयर है और यहाँ पर जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो ये बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर अंदर आई है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो एक हीमोग्लोबिन से शायद एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जोड़ते हैं और जो CO2 होता है वो ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड एंड डिसॉल्व प्लाज्मा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। जब यही ब्लड जिसमें फ्रेश ऑक्सीजन होती है सेलुलर लेवल पे पहुंचता है तो वहाँ पर भी अगेन फिर से यही एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन वहाँ पर सेल के अंदर जाती है। लाइक यहाँ पर ये मान लीजिए सेल है
और ये पास से उसकी ब्लड कैपिलरीज है। अब इसमें यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सेल के अंदर है, तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स में जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, और कैटाबॉलिक का अपोजिट होता है एनाबॉलिक रिएक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ह्यूमन लंग्स आर कवर्ड बाय pleural membrane which are double layered and is filled with pleural fluid between them। अब यहाँ पर देखिए कि कोई भी ऑर्गन जब होता है तो जब वो एक्सपेंड करेगा या कॉन्टेक्ट करेगा तो इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है कि फ्रिक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। जब फ्लूइड भरा होगा तो दोनों का जो फ्रिक्शन होगा वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है और दोनों में इंजरी नहीं होती है, इंजरी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। सेकेंड वन इज एल्वेलाई इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ह्यूमन लंग्स में 150 मिलियन एल्वेलाई होती हैं। ह्यूमन की एवरेज रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो 14 से 16 टाइम्स पर मिनट होती है, और ब्रीदिंग रेट जो रेगुलेटेड होती है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये हमारा ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है। आप यहाँ पर देखिए, ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, ठीक है। तो ये बैक में ये मेडुला ऑब्लिंगेटा ये यहाँ पर होता है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो CO2 की कंसंट्रेशन को सेंस कर लेती हैं। उन्हें पता लग जाता है कि CO2 कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हमारी जो रेस्पिरेशन रेट होती है, ब्रीदिंग रेट होती है, वो बढ़ जाती है, और अगर CO2 नॉर्मल है तो वो 14 से 16 टाइम्स पर मिनट होती है। मेडुला ऑब्लिंगेटा में वोमिटिंग सेंटर भी होता है, आप ये याद कर लीजिएगा। अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एनिमल में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। MPPSC फॉरेस्ट में क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के लिए भी यहाँ से आ सकता है, और सिंपली भी पूछा जा सकता है कि इस लाइक फ्रॉग में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, या किसी और दूसरे एनिमल में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। फिश में गिल्स की थ्रू रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर देखिए इनहेलिंग प्रोसेस, इनहेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है आप इसको देखिए, यहाँ पर एक गिल कवर है, ये जब इनहेलिंग होती है तो ये क्लोज्ड होता है। यहाँ पर फिश क्या करती है, वाटर को अंदर लेके यहाँ पे भर लिया है, और यहाँ से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वाटर में और अन्य जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इसमें वापस इसमें इधर डिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं, रिटर्न डिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं ऐसे। और यहाँ पर एक्सेलिंग में देखिए ये गिल कवर ओपन हो गया है, तो जो वाटर है जिसमें इन्होंने बेस्ट प्रोडक्ट निकाले हैं और वेस्ट गैसेज जो निकाल दी हैं वो यहाँ से रिलीज़ हो जाती हैं, राइट। ह्यूमन में हम लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक टैडपोल होता है, टैडपोल में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और फ्रॉग में गिल्स नहीं होते हैं तो वो अदर मैकेनिज्म अपनाते हैं, जैसे लंग्स के थ्रू होता है और स्किन के थ्रू होता है। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होने के लिए स्किन का मॉइस्ट होना ज़रूरी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो फर्स्ट वन इज स्किन के थ्रू होता है, सेकेंड लंग्स के थ्रू होता है, और थर्ड वन इज लाइनिंग्स ऑफ माउथ, माउथ की लाइनिंग्स के थ्रू होता है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये नॉस्ट्रिल्स हैं, यहाँ से ये एयर को इनगल्फ कर लेता है और यह यहाँ पर इसको भर लेता है। अब एयर यहाँ पर भर ली है तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होगी तो यहाँ से अंदर चली जाएगी, और यहाँ से वापस जो भी वेस्ट गैसेस है वो बाहर आ जाएंगी और वो रिलीज आउट हो जाती हैं। सो लाइनिंग्स ऑफ माउथ भी हेल्प करती हैं। तो तीन तरीके से होता है फ्रॉग्स में, स्किन, लंग्स और लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी लंग्स के थ्रू होता है, और मैमल्स में भी लंग्स के थ्रू होता है। लेक्चर के स्टार्टिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी मैंने, कि हमारी जो नेज़ल कैविटी होती है, नेज़ल चैम्बर होता है, उसमें टाइनी हेयर्स होते हैं जिन्हें हम सिलिया बोलते हैं, और एक लाइनिंग होती है जिसे हम म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि जो टाइनी हेयर्स होते हैं, सिलिया होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या होते हैं हमारे अंदर जाने से रोक लेते हैं। लेकिन कभी भी आप जैसे हार्मफुल जो थिंग्स होती हैं जैसे उनको ब्रीद इन करेंगे, जैसे सिगरेट स्मोक हो गया या फिर और कोई भी जैसे कोल स्मोक हो गया, तो उसकी वजह से इस सिलिया डैमेज हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर सकते हैं। तो फिर हमारे फेफड़ों में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे अंदर तक चले जाते हैं, और उस वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। यहाँ पर देखिए एक जनरल टर्म में बता देता हूँ, आइटिस, इसका मतलब होता है स्वेलिंग। अगर ये कहीं पर भी आ जाए आइटिस टर्म,
और जिस शब्द के साथ जुड़ जाए तो वो उसका स्वेलिंग बताता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस जो है वो किडनी में सूजन होती है। नेफ्रॉन, ये टर्म आया है नेफ्रॉन से, तो नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? किडनी में। सो आइटिस मीन्स होती है स्वेलिंग, सो किडनी में स्वेलिंग को हम बोलते हैं नेफ्राइटिस। नेक्स्ट वन इज डर्मेटाइटिस। डर्म होती है स्किन, डर्म किसको बोलते हैं? स्किन को, और आइटिस मीन्स स्वेलिंग हो गई, तो स्किन में जो स्वेलिंग होती है उसे हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो आपको ये टर्म याद कर लेना चाहिए। आइटिस मीन्स स्वेलिंग होती है, जिस शब्द के साथ जुड़ जाए तो वो उसमें इन्फ्लेमेशन को शो करता है। मैंने म्यूकस के बारे में भी बताया था। जो सेल्स होती हैं हमारी ट्रेकिया में और ब्रोंकियल ट्यूब्स में, वो म्यूकस सीक्रेट करती हैं, वो एयर पैसेज को मॉइस्ट रखती हैं, और उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि डस्ट, बैक्टीरिया और बायसेस और एलर्जी कॉजिंग जो भी एजेंट्स होते हैं उनको वो हमारे लंग्स तक पहुंचने नहीं देती है। इसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन कंसेप्ट बता देता हूँ कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस हैं वो कैसे होती हैं। नॉर्मली जो हमारा ब्रोंकाई होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो काफ़ी ब्रॉड होता है, और उसमें जो म्यूकस सिक्रेशन है वो एक नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन इस ब्रोंकियल ट्यूब में म्यूकस सिक्रेशन एक नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ी से होने लगे, तो वो वहाँ पर क्या होता है, डिपॉजिट होता जाता है, और इसका जो वो पैसेज है वो ब्रॉड से नैरो होता जाता है, और इसमें अंदर स्वेलिंग भी आ जाती है, जिसकी वजह से हम जितना जो गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए, जितना सांस हमें लेना चाहिए उतना सांस नहीं ले पाते हैं, और हमें सांस लेने में समस्या होने लगती है। सबसे पहले देखते हैं अस्थमा डिसीज। अस्थमा एक एलर्जी डिसीज है जो पोलन ग्रेन्स की वजह से होती है। फ्लावर्स में से जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं उनकी वजह से हो सकती है, डस्ट पार्टिकल की वजह से हो सकती है, फ्यूम्स की वजह से हो सकती है। तो काफ़ी ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से हमें अस्थमा हो सकता है। तो अस्थमा में भी यही होता है कि हमारा जो म्यूकस सीक्रेशन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और इससे जो ब्रॉड पैसेज होता है, हमारा ब्रोंकियल ट्यूब्स का जो पैसेज होता है वो काफ़ी नैरो हो जाता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नेक्स्ट है ब्रोंकी एक्टेसिस। नेक्स्ट नेक्स्ट डिसीज है ब्रोंकी एक्टेसिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शियस डिसीज है। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है। यहाँ पर देखिए नॉर्मल सेल वॉल है, नॉर्मल म्यूकस है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये सेल वॉल यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी डैमेज्ड हो गई है। अब डैमेज सेल वॉल है तो गैसेस सेक्शन उतने इफेक्टिवली नहीं होता है, प्लस इंक्रीज्ड म्यूकस है। तो म्यूकस के सिक्रेशन के बढ़ने की वजह से ये हमारा जो पैसेज इतना बड़ा था वो काफ़ी छोटा हो गया है, काफ़ी नैरो पैसेज हो गया है। तो इसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये यहाँ पर नाम से जैसे कि पता चल रहा है, क्रोनिक मीन्स होता है लॉन्ग टर्म। जहाँ पर भी एक क्रोनिक टर्म आ जाए वो लॉन्ग टर्म को इंडिकेट करता है, और इसका अपोजिट होता है एक्यूट। एक्यूट मीन्स होता है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर भी दो चीज़ें होती हैं मेनली, ब्रोंकाइटिस जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पिछले पार्ट्स में। ब्रोंकाइटिस मीन्स जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उन पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है, चाहे वो म्यूकस के ओवर सिक्रेशन की वजह से हो या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है। सेकेंड वन इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा डिसीज जो होती है उसमें हमारा जो हेल्दी एल्विलाई होता है उसका सरफेस एरिया काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इनर जो सेल वॉल है ये चेन स्मोकर्स में स्मोकिंग की वजह से ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। और अगर हमारा सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हो जाएगा तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, तो इस वजह से हमें सांस लेने में अनइजीनेस फील होने लगती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में देखिए यहाँ पे एक हेल्दी ब्रोंकाई है जिसका ब्रॉड पैसेज है, लेकिन यहाँ पर देखिए ओवर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस की वजह से काफ़ी नैरो पैसेज हो गया है और इन्फ्लेमेशन भी हो गया है। नेक्स्ट डिसीज इज निमोनिया। इसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉजिंग एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनिया में देखिए आप, यहाँ पे एक नॉर्मल एल्विला है, ईयर स्पेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो काफ़ी अच्छे से हो सकता है। लेकिन जब आपको निमोनिया हो जाता है तो ये जो स्पेस है इसमें ये फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड भरने की वजह से क्या होता है, जो भी गैसियस एक्सचेंज के लिए जो एरिया होता है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, और गैसियस एक्सचेंज अच्छे से ना होने की वजह से हमें ये डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट डिसीज इज ट्यूबरक्लोसिस। ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है,
मोस्टली ये लंग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन और कुछ ऑर्गन्स भी हैं जिनमें ये अफेक्ट कर सकती है। लाइक किडनी में भी ट्यूबरक्लोसिस होती है। लाइक किडनी में भी ट्यूबरक्लोसिस होती है, स्पाइंस में भी होती है, मीन्स बोन मैरो में, और ब्रेन में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो होता है, नेक्स्ट है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो होता है मोस्टली वो स्मोकिंग की वजह से होता है, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम इनहेल कर लेते हैं सांस के साथ, जो हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। कुछ जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहां से जो केमिकल्स के जो फ्यूम्स निकलते हैं, तो वो आसपास के वातावरण में फैल जाती हैं। तो उनसे भी हम जब इनहेल करते हैं, उन फ्यूम्स को जब इनहेल करते हैं, तो हमें कैंसर हो सकता है। या फिर जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, सिटीज में जो पॉल्यूशन होता है, तो उसमें भी काफी ऐसे जो केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं, लाइक लेड रहता है, तो वो भी कैंसर कॉजिंग होता है। नेक्स्ट वन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इनहेरिटरी डिसीज है। ये मोस्टली एक जीन होता है जिसे हम CFTR जीन बोलते हैं। इसमें म्यूटेशन की वजह से होता है। इस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, और ये लंग्स में इन्फेक्शन भी कर देता है, जो कि एक काफी लॉन्ग टर्म तक रहता है। यहाँ पर देखिए, हेल्दी लंग में एक थिन लेयर ऑफ म्यूकस होती है, जो कि काफी हेल्पफुल होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में म्यूकस सीक्रेशन काफी बढ़ जाता है, उसमें कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, और वो जो थिक म्यूकस होता है वो एयरवे को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें सांस लेने में काफी कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीजेस, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन से जुड़ी होती है। फर्स्ट वन डिजीज है सिलिकोसिस। ये पत्थर की खदानों में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं या मजदूर होते हैं, उन लोगों में होती है। स्टोन में क्या होता है, सिलिका होता है, इसलिए यहाँ से इसका नाम क्या आया है, सिलिकोसिस आया हुआ है। तो स्टोन इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, तो उनकी सांस के साथ ये सिलिका डस्ट होती है, वो उनके फेफड़ों तक चली जाती है, और ये यहाँ पर इस तरीके से डिपॉजिट हो जाती है। तो यहाँ पे जो पैसेज है वो काफी नैरो हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत आती है। सिलिकोस डिसीजेस को हम ग्राइंडर्स डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज रिलेटेड विद द ग्राइंडिंग ऑफ द स्टोन्स। नेक्स्ट वन इज ब्लैक लंग डिसीज। ये कोल माइंस में काम करने वाले मजदूरों को होती है। स्लाइड में हमारे लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसको समझ सकते हैं। तो नॉर्मल कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लंग्स की एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज टाइडल वॉल्यूम। जब हम नॉर्मल कंडीशन में सांस छोड़ते हैं, इसको सांस लेते हैं, ये ऑलमोस्ट 500 ml होता है। नेक्स्ट वन इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल कंडीशन में सांस लेने के बाद अगर हम फोर्सफुली सांस और लेते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये 2500 से 3000 ml के बराबर होता है, मतलब 2.5 से 3 लीटर के बराबर एयर वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट वन इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम होता है जब नॉर्मल कंडीशन में सांस छोड़ने के बाद हम फोर्सफुली जितनी सांस छोड़ सकते हैं, ये 1000 से 1100 ml होता है। अब एक लास्ट जो बचता है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। जब हम फोर्सफुली सांस छोड़ देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ एयर बच जाती है, एंड दैट वन इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये 1100 से 1200 ml होता है, मीन्स 1.1 से 1.2 लीटर। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है हमारे लंग्स में हमेशा रहता है, क्योंकि अगर ये रेजिडुअल वॉल्यूम भी नहीं रहा, तो हमारे जो लंग्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे, और कोलैप्स कर जाने के साथ ही वो काम करना भी बंद कर देंगे, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो जीरो तभी हो सकता है जब एक्सीडेंट की वजह से, किसी अन्य वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो पंक्चर हो जाए। अब बेसिक टर्म्स के बाद कुछ और टर्म्स हैं जो बच गए हैं, लाइक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम होता है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये लगभग आ जाता है 3000 से 3500 ml के आसपास जो होता है। नेक्स्ट वन इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर जोड़ दें तो हमें वाइटल कैपेसिटी टोटल मिल जाएगी। नेक्स्ट वन है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस
रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर जोड़ दें तो हमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो टोटल है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट वन है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में हमें सभी को जोड़ना होगा। इसमें सबसे पहले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सबको मिला देंगे तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो 6 लीटर है वो टोटल लंग कैपेसिटी होती है। Now, respiratory quotient is the proportion of carbon dioxide volume generated to the oxygen volume consumption at cellular level। तो देखिए यहाँ पर respiratory quotient means volume of carbon dioxide generated divided by volume of oxygen consumption। respiratory quotient की कोई यूनिट नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोशेंट हमें पता करना है, तो ग्लूकोज हमने एक कार्बोहाइड्रेट लिया जो कि मोनोसेक्राइड है, तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होगा, ये आप याद कर लीजिएगा। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी बर्निंग होगी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ही निकल रहे हैं और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी कंजप्शन हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट है जो हमारा वो 1 आ जाएगा। ऐसे ही फैट का जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है वो 0.7 होता है और प्रोटीन का जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है वो 0.8 है। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर मिक्स्ड डाइट इज 0.85, ये आप याद कर लीजिएगा। रेस्पिरेटरी कोशेंट कभी भी 0.69 से कम नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो। It is the proportion of carbon dioxide volume generated to the oxygen volume consumption by using expelled air in the calculation. Now, respiratory exchange ratio can be measured at the nose or mouth unlike RQ. Now, इस सारी जो reactions होती हैं वो aerobic respirations का डेटा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम anaerobic respiration करते हैं, anaerobic respiration क्या होता है, जहाँ पे ग्लूकोज की बर्निंग होती है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू होती है वो 1 से ऊपर चली जाती है। now कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है, जो सांस हम लेते हैं उसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04% होगा। ये सेम वही कंपोजिशन होगा जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। नाइट्रोजन का हमारी बॉडी यूज अप नहीं करती है तो उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, वो 78% ही रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन हमारी बॉडी के द्वारा यूज कर लिया जाता है, तो जो ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है वो 21% से घट के 16.4% रह जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन है जो कि एटमॉस्फेरिक एयर में 0.03 से 0.04% था, उसका कंपोजिशन जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें काफी हद तक बढ़ जाता है, 4.4% हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जब रेस्पायर करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नाउ लास्ट पॉइंट जो आपको याद करना है, रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है एनाबॉलिक, जहां पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। So let's end this topic with a nice thought. A nation that destroys its soil destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people. This thought was given by Franklin D. Roosevelt, who was the 32nd US president. तो ओके गाइस, एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस 2020 के आने वाले लेक्चर्स आपको सबसे पहले मिलते रहें तो उसके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन पढ़ाई करती रहिएगा। टेक केयर। जय हिंद।